मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम बैक टू योर क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि व्हेन वेयर एंड हाउ का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपको पढ़ाया था। तो लास्ट क्लास को मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दे रही हूँ आपने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री जो होती है, हम अपने पास्ट इवेंट्स को, जब अपनी पास्ट चीज़ों को पढ़ते हैं उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था जो हिस्ट्री है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे और ऐसे आप क्लास 6 में एंशिएंट पीरियड पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आप हिस्ट्री के 3 पार्ट्स दूसरे पढ़ रहे हो जो कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री था। उस समय मैंने आपको पढ़ाया था प्री हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री वो पीरियड था जिस समय हमारे पास उतने रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे कि हम उस टाइम के बारे में ईजिली सब चीज़ें, सब इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। उस समय हमारे पास बहुत ही कम रिटन रिकॉर्ड्स और हम कह लें नेग्लिजिबल रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं थे। फिर प्रोटो हिस्ट्री की हम बात कर लें। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स थे, लेकिन अभी तो ऐसे बहुत रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि हम उस समय की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, अगर कोई मॉन्यूमेंट में कोई वॉल है उसमें कुछ लिखा है, हमें उस समय की ग्रामर या उस समय की लैंग्वेज नहीं आती जिससे कि हम उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पाएँ कि इसमें क्या लिखा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री वो पीरियड था जिस समय हमारे पास सारे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और हम ईजिली जान सकते हैं कि इस पीरियड में क्या था, क्या बताया गया है, कैसे करके लोग रहते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पीरियड में जान सकते हैं। तो आपको इतना याद पड़ गया होगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री की स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना इसलिए चाहिए जिससे कि हम अपने पास्ट के लोग, जो भी हमारे पहले के लोग थे, अर्ली पीपल जो थे, उनके बारे में हम जान सकें, उनके फेलर्स के बारे में हम जान सकें, उनके सक्सेस के बारे में जान सकें। अगर हम फेलर्स के बारे में जानते हैं तो हमारे लिए ये फ़ायदा होता है कि हम उनकी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और अगर हम उन सक्सेस के बारे में जानते हैं तो हमारे लिए ये प्रॉफिट रहता है कि हम उन सक्सेस के बारे में जानकर और बेटर वे से उस वर्क को करेंगे जिससे कि हमारे पास वो जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अच्छे से आ पाए। फिर दूसरी बात, हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये पता चलता है उस समय के लोग क्या कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या कैसे कर वो जो भी अपना वर्क था, डे टू डे लाइफ रूटीन को कैरी आउट करते थे। तो आई थिंक आपको ये सारा याद पड़ गया होगा, हमने यहाँ तक पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको एक डेट्स का पढ़ाया था कि डेट्स में मैंने आपको कहा था बीसी और एडी, ये 2 टर्म मैंने उस दिन भी आपको बताए थे, बीसी एंड एडी। तो बीसी एंड एडी में मैंने आपको बताया था ये जो होती है, इसमें जो काउंटिंग्स होती है उसमें डिफरेंस होता है। इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग होती है और इसमें बैकवर्ड काउंटिंग होती है। ये मैंने आपको उसमें बताया था, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से लिया जाता है। जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई थी उसके बाद की जितनी डेट्स हैं वो एडी में काउंट होती हैं और उनके बर्थ के पहले की बीसी में काउंट होती हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में आप आज पढ़ोगे, ज्योग्राफी हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ह्यूमन अपीयरेंसेस। ये आपका पेज नंबर 8 है। ज्योग्राफी जो होती है उसमें आप क्या पढ़ते हो, ज्योग्राफी मेनली आप पढ़ोगी कि अलग अलग एरिया, जैसे अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री में भी डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन मान लेते हैं माउंटेन एरियाज़ में रहता है और कोई पर्सन प्लेन एरियाज़ में रहता है, तो उसकी जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री हमें क्या पता चलता है, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। तो जो माउंटेन एरियाज़ में रह रहा है और जो प्लेन एरियाज़ में रह रहा है, उन दोनों की लाइफस्टाइल में हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो जोग्राफिकल कंडीशंस ये हो गई, क्योंकि एक माउंटेन एरिया, एक प्लेन एरिया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी जोग्राफी में आ जाती है, और हिस्ट्री में हमें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चल जाता है। सो फर्स्ट लाइन, ज्योग्राफी हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ह्यूमन अपीयरेंसेस। ये बात सही है। ज्योग्राफी मतलब फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हैं, रिवर्स है, ओशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सन टू पर्सन बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। एक्शंस एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, काफ़ी अपने एक इम्पैक्ट डालती है लोगों के अपीयरेंस में, लोगों के एक तरीके से हम जो लोगों को देखते हैं उनके अपीयरेंस में या फिर उनके सोशल बिलीफ में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा ये बात सही है।
अगर आप देखो माउंटेन एरिया में कोई पर्सन रह रहा है तो वो, और आप कोई प्लेन एरिया में पर्सन है, तो उन दोनों को आप कंपेयर कर कर देख सकते हो। उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, उनका फूड स्टाइल हो गया, सब कुछ उनका डिफरेंट होता है। इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूबल है कि वो पर्सन कहाँ रहता था, कैसे लाइफस्टाइल उस हिसाब से वो फॉलो करता था। इंडिया इज़ डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स, डाइवर्स होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी आपने ये वर्ड सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एक तरीके से सिंपली हम कह लें वैरायटी। तो इंडिया में बहुत डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स है, मतलब इंडिया में वैरायटी ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स है। अगर हम इंडिया में कहीं पे देखें, कहीं पे हम देखते हैं माउंटेन है, कहीं पे हम देखते हैं प्लेन्स हैं, मतलब इंडिया में वैरायटी ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स हैं। क्लाइमेट हो गया हमारे पास, कहीं पे हम देख रहे हैं कि समर क्लाइमेट चल रहा है, कहीं पे विंटर क्लाइमेट चल रहा है, मॉनसून क्लाइमेट, मतलब इंडिया पे, पूरे इंडिया पे अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो हमें काफ़ी चीज़ें वैरायटी मिलेंगी, जैसे कि क्लाइमेट वैरायटी मिलेगा, सॉइल वैरायटी मिलेगा, हमें लैंड वैरायटी मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी डाइवर्स कहलाती है, और इंडिया में ऐसी वैरायटी बहुत है। India has been blessed with high mountains, hot deserts, fertile river valleys and a large number of rivers. तो ये बात सही है कि इंडिया में सब चीज़ें हम देख लें, माउंटेन भी है हमारे पास रिवर्स भी है, हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास प्लेट्यूस हैं, हिल्स हैं, सारी चीज़ें, प्लेन्स, हमारे पास इंडिया पे सारी चीज़ें डाइवर्स एक जोग्राफिकल फीचर्स जो हमारे पास है, वो सारी जोग्राफिकल फीचर्स हमारे पास हैं। In India, northwestern part has been bearing the fury of inventions since ancient times. All the advanced cultures have mostly been limited to the northern subtropical monsoon areas. All the ancient civilizations growth in river valleys. यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि इंडिया पे जो नॉर्थ पोर्शन होता है, जैसे हमारे इंडिया का जो टॉप पोर्शन है वो नॉर्थ हो जाता है, और यहाँ पे साउथ आ जाता है, इस साइड आपका वेस्ट आ जाता है, इस साइड आपका ईस्ट आ जाता है। तो जो नॉर्थन पोर्शन है इंडिया का, जैसे जम्मू कश्मीर, हमारा यूपी, ये सारे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो कल्चर है वो काफ़ी हाई रहा है हमेशा से। यहाँ पे जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट रहा है हमेशा से, क्योंकि जो रूलर्स होते थे उनका भी मेनली फोकस इन एरियाज़ में होता था। क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे जैसे गंगा रिवर है, इन सब रिवर्स की वजह से यहाँ पे जो एरिया होता था वो काफ़ी फर्टाइल होता था। फर्टाइल एरिया मतलब कोई ऐसी लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर ईजिली की जा सके। तो यहाँ पे जो ऐसे एरियाज़ होते थे उन वजह से रूलर्स का हमेशा से फोकस इन एरियाज़ में होता था कि यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटल हो सकें, क्योंकि लोगों को वहाँ पे एक ऑक्यूपेशन खुद से मिल जाता है। अगर किसी पर्सन को कोई काम नहीं मिल रहा तब भी वो एग्रीकल्चर फार्मिंग में इंगेज हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे जो कल्चर था वो काफ़ी डिफरेंट था, या वो कल्चर काफ़ी यहाँ पे हाई था। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिविलाइजेशन जो थे वो भी यहाँ पे सेटअप थे। तो मैंने अभी आपको ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में यही पढ़ाया कि जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है वो हमारी लिंक्ड हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल फीचर्स डिफरेंट होंगे तो लोगों की लाइफस्टाइल डिफरेंट होगी। अगर कोई पर्सन माउंटेन एरिया में रह रहा है तो आप देखोगे वो अलग तरीके से रह रहा है। कोई पर्सन अगर आप देख रहे हो प्लेन में रह रहा है तो वो अलग तरीके से रहेगा। कोई डेजर्ट में रह रहा है तो उसके रहने का लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी क्रॉप्स डिफरेंट हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारे पास हिस्ट्री होती है वो भी लोगों की डिफरेंट हो जाती है। तो फिर इस तरीके की चीज़ें हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों में देखने को मिलता है। फिर हमने ये पढ़ा इंडिया में डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स हैं। जोग्राफिकल फीचर्स कहने का मतलब हम क्लाइमेट की भी बात कर ले रहे हैं, हम सॉइल की भी बात कर ले रहे हैं, हम लैंड की भी बात कर ले रहे हैं। जितनी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं हम सब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इंडिया पे हम देखते हैं कि इंडिया पे अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाएं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूरा चले जाएं, तो हम देखें इंडिया पे क्लाइमेट भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ पे एकदम ठंड होती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी ईयर के काफ़ी मंथ्स ऐसे होते हैं जो पूरे आइस से कवर्ड रहते हैं। बट अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको बर्फ़ नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये वेरिएशन तो आ गया है ना। यहाँ पे आप देखोगे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक आते आते आप देखो राजस्थान वगैरह की जो डेजर्ट एरियाज आपके पास आ जाता है। तो फिर ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लाइमेट भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे बर्फ़ है, पूरे आइस है और यहाँ पे बारिश हुई तो चेंज तो होना ही है। क्लाइमेट में भी चेंज आ जाता है, लैंड में भी चेंज आ जाता है, लोगों के लाइफस्टाइल में भी चेंज आ जाता है।
तो आई थिंक फिर यहाँ पे हमने एक और बात कही थी, हाँ यहाँ पे हमने कहा कि रूलर्स जो होते थे वो जनरली नॉर्थ एरियाज पे फोकस करते थे। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, जो हमारे पास गंगा रिवर होती है, ये जनरली जो हमारे पास 3 बेसिक पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो हमारी नॉर्थ से राइज करती हैं, हिमालयन रिवर्स से, हिमालयन माउंटेन से राइज करती है। तो इन्हें हिमालयन रिवर्स की जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो यहाँ से फ्लो होती हैं। अब इन रिवर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा रूलर्स चाहते थे हम इन रिवर्स के पास ही सेटल डाउन हो, क्योंकि यहाँ पे उन्हें फर्टाइल लैंड मिल जाता है, एग्रीकल्चर ईजिली हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो कल्चर होता था नॉर्थ साइड पे वो काफ़ी रिच होता था, या हम कह लें काफ़ी अच्छा होता था। सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि जोग्राफिकल फैक्टर्स, इंडिया में जोग्राफिकल फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस था। Geographical factors have greatly influenced the history of India. Following are a few of the factors. तो जो geographical factors है मीन्स माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट है, ये इंडिया को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, इंडिया पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती है इंडिया की हिस्ट्री में। अब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इंडिया रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेगुलर इन्वेंशंस फ्रॉम द नॉर्थ ड्यू टू द हिमालयस, बट पीपल यूज द पासिस इन द माउंटेन्स एज रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में, जैसे ये हमारा नॉर्थ है, इंडिया का जो नॉर्थ होता है यहाँ पे ऐसे हिमालयन माउंटेन्स हैं। तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि इन हिमालयन माउंटेन्स से हम प्रोटेक्ट हैं अपने यहाँ पे नेबर्स से, कि यहाँ पे जो नेबर्स हैं वो हम पे अटैक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं इंडिया का जो मैप है, तो इस तरीके से जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो हिमालयन माउंटेन्स हम कह लें, अगर हिमालयन माउंटेन्स नहीं होता तो अभी आपने देखा रिसेंट में चाइना जैसे, तो चाइना इन सब का डायरेक्ट अटैक हो सकता था। लेकिन इन हिमालयन माउंटेन से क्या है, हम प्रोटेक्ट हैं। हमारे एक तरफ से हमारे पास खुद ही नेचुरली हमारे पास बैरियर्स हैं, जिससे कि हम आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अटैक से प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन बहुत पुराने समय से लोग क्या करते थे, यहाँ पे छोटे छोटे जो पासेस होते हैं, जैसे माउंटेन्स के बीच में कई बार कुछ रास्ते बना लिए जाते हैं। जैसे ये माउंटेन्स हैं तो यहाँ से ऐसे कुछ पार्ट्स बना लिए जाते, तो यहाँ पे भी ऐसे हिमालयंस में कुछ पार्ट्स थे जिन्हें लोग यूज़ करते थे यहाँ पे आने जाने के लिए, अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखने के लिए। ट्रेड मतलब वहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, यहाँ पे कोई सेल करने आ रहे हैं, यहाँ से कोई चीज़ वहाँ पे ले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो पासेस बने उनका यूज़ किया करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने सबसे पहले हिमालयस के बारे में पढ़ा कि हिमालयस हमें इम्पोर्टेंट क्यों है। सेकेंडली मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, हिमालयस इसके साथ हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिमालयस जो होते हैं वो हमें एकदम चिल्ड वेदर से बचाते हैं। मतलब जो चाइना की तरफ से जो हवा होती है, जो विंड है चाइना की तरफ से जो ब्लो होती है, वो काफ़ी ठंडी होती हैं। अगर ये हिमालयस नहीं होते तो वो हमारी पूरे इंडिया पे ब्लो होती, तो शायद यहाँ पे लाइफ उस हिसाब से नहीं हो पाती। तो इसलिए जो हिमालयस हैं वो हमें उस कंडीशन से भी बचाते हैं। द passes in the Himalayas influenced the merchants, traders, travelers, scholars and others to come to India. These people brought new ideas, customs and habits that have made our culture richer. तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा कि जो हिमालयस थे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं नेबर्स से, साथ ही मैंने आपको कहा हिमालयस जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं वेदर से भी, एक तरीके के क्लाइमेट से भी। क्योंकि अगर आप सोचें हिमालयस नहीं होते, वहाँ से जो ठंडी हवा आती, वो हवा से शायद यहाँ इंडिया पे कोई नहीं रह सकता था। इस वजह से हिमालयस से हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि आप देख सकते हैं हिमालयस पूरे टाइम बर्फ़ से कवर रहती हैं कि नहीं। जब अगर ये नहीं होती तो वो बर्फ़ कहाँ होता, वो बर्फ़ नहीं होता, वो पूरी हवा यहाँ पे आ जाती। उसी तरीके से हिमालयस में जो पासेस हैं वो भी हमें काफ़ी टाइम क्या होता है कि लोग जो हैं वो यहाँ से ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो इन पासेस से आते थे, यहाँ पे अपना बिज़नेस कंटिन्यू रखते थे। अब जब कोई पर्सन बाहर से अपना बिज़नेस कंटिन्यू करने आ रहा है तो ये उस कंट्री में काफ़ी चेंजेस लाता है, क्योंकि उस कंट्री की जो कल्चर है, उस कंट्री की जो बिलीव्स हैं वो चेंज होते हैं, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज होती है। कैसे करके, जैसे अगर कोई पर्सन है वो अपने किसी भी शहर से या अपने किसी देश से वो किसी और कंट्री में आ रहा है तो वो अपने वहाँ की कुछ आइडियाज़ लाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं और जा रहे हैं, हमें पता है, आपको पता है जैसे कि
हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे वैसा होता है, हमारी कंट्री में ये चीज़ें फॉलो की जाती। आप किसी और कंट्री में विजिट कर रहे हो, आप देखते हो वहाँ पे अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल फूड का ले लेते हैं, आप देख रहे हैं आप ऐसे कर कर रोटी खा रहे हैं, आप ऐसे कर कर राइस ईट कर रहे हैं, बट आप दूसरे कंट्री में विजिट करते हैं, आप देखते हो वहाँ पे किसी और तरीके का फूड स्टाइल है, तो आप वहाँ पे उनको एक आइडिया दोगे कि ऐसे कर कर इसे कुक किया जाता है या ऐसे कर कर इसे बनाया जाता है, देन वो आपकी चीज़ों से सीख रहे हैं। फिर आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी, जब आप बैक टू अपने प्लेस आए, जब आप बैक आए अपनी जगह पे वापस आए, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे ला रहे हो। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हो आइडियाज़ से चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इंडिया पे जैसे हर एक स्टेट में अपना कुछ यूनिक फूड कल्चर हो गया, कुछ यूनिक ड्रेस स्टाइल होती है, लेकिन क्या हो रहा है जब इंडिया पे वो स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में आ रहे हैं या दूसरे स्टेट के लोग किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो वो जो आइडियाज़ हैं उनके कल्चर की वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो हमें अब हर जगह देखने को मिलती। तो इस तरीके से फेस्टिवल किसी चीज़ का हो गया हम मान सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं या ट्रैवलर्स आ रहे हैं, इनकी वजह से जो आइडियाज़ हैं, जो उनकी जगह की, जो उनकी कंट्री की, जो उनकी एक प्रैक्टिसेस हैं, वो चीज़ें वो यहाँ आकर बताएं और यहाँ की चीज़ों को वो अपनी कंट्री में भी फॉलो करें। तो इससे भी काफ़ी चेंज आते हैं कल्चर पे। इज इट क्लियर? उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। बिग एम्पायर्स वे एस्टैब्लिश ऑन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर इंडस एंड गंगा। तो मैंने अभी कहा कि जनरली जो रूलर होते थे वो ये नॉर्थ स्टाइल पे, नॉर्थ डायरेक्शन पे फोकस करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टाइल एरियाज़ था, उन फर्टाइल एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे गंगा रिवर, इन सब की वजह से जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी, फर्टाइल लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर ईजिली हो सके, तो उन पे उनका काफ़ी फोकस रहता था, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेटल हो पाएँ, जिससे उन्हें फार्मिंग का एक जो ऑक्यूपेशन है वो ईजिली फॉलो कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट, दिस इज़ बिकॉज द रिवर्स प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर ऑल द नीड्स ऑफ पीपल। द लैंड नियर द रिवर्स वॉज वेरी फर्टाइल, हेंस पीपल कुड ग्रो क्रॉप्स ईजिली। द रिवर ऑल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मैंने अभी आपको बताया रीज़न, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में लोग क्यों ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में हिमालयस थे हमारे पास, और हिमालय से हमारे पास गंगा रिवर और इंडस रिवर राइज होती है। अब जहाँ पे भी रिवर फ्लो होती है उसके आसपास के एरियाज़ में क्या हो जाता है, वो जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि उनके पास वाटर रहता है। पहले के समय वाटर का एक सोर्स यही रहता था, रिवर्स हो गया, रेन हो गया, तो उनके पास रिवर वाटर है, तो ईज़िली वो इरीगेशन कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को। फिर यहाँ पे जो फर्टाइल लैंड, उस लैंड में कुछ भी वो ग्रो करें, वो क्रॉप हार्वेस्ट, मतलब पूरी वो क्रॉप तैयार हो जाती थी। इस वजह से भी यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या फोकस करते थे उस समय, नॉर्थ के डायरेक्शन में रहने के लिए। तो इस वजह से भी यहाँ पे जो एम्पायर थे, या फिर हम कह लें जो सिविलाइजेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेटअप होते हैं। The certain peninsular India remained under the influence of Dravidian culture. This happened despite the fact that the Aryan influence extended widely over the northern India. The geographical reason behind this was that the Vindhyas stand between the northern and the southern India. अब यहाँ पे जो हम बात कर लें, हमारे इंडिया में पहले के समय दो स्टाइल सबसे ज़्यादा कॉमन थी, नगारा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। तो जो नगारा स्टाइल थी वो हमारी नॉर्थ में कॉमन थी, और जो द्रविडियन स्टाइल थी वो हमारी साउथ में कॉमन थी। द्रविडियन स्टाइल का मतलब हो गया जैसे उस समय की जो बिल्डिंग्स हो गई, टेम्पल्स हो गई, वो एक तरीके की स्टाइल में बनाई जाती थी, तो वही द्रविडियन स्टाइल हमारे यहाँ पे कॉमन थी। इज इट क्लियर? यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। पूरा यहाँ पे जो हमने पढ़ा था जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया, तो उसमें मैंने अभी आपको पढ़ाया हिमालयस के बारे में। हिमालयस जो होती हैं वो हमें नॉर्थ में है, तो हिमालयस से हमें क्या प्रोटेक्शन हमें बहुत करती है, हिमालयस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। एक तो हमारे भारत से जो नेबरिंग कंट्रीज़ के अटैक से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, एनिमी कंट्रीज़ के अटैक से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा हमें क्या करती है, हिमालयस हमें प्रोटेक्ट वहाँ के वेदर और क्लाइमेट से भी करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे कुछ पासेस या यहाँ पे कुछ रूट्स बना लिए गए हैं जो कि ट्रेडर्स या वहाँ पे ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं, उस रूट्स को, हिमालयस के इन पासेस को, जिससे कि वो इंडिया पे आकर अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। तो ये जो बिज़नेस है इससे हमें भी प्रॉफिट होता है, इंडियंस को भी प्रॉफिट होता है। वो ऐसे कि यहाँ पे कल्चर काफ़ी चेंज हो जाता है, कल्चर जो है वो चेंज होता है, लोगों के आइडियाज़ चेंज होते हैं, फिर यहाँ पे हमारा भी बिज़नेस कंटिन्यू
हो पाता है। उसके बाद थर्डली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो रूलर्स होते थे वो पर्टिकुलरली हिमालयन एरिया से नॉर्थन एरियाज़ में सेटल होने का फोकस करते, जनरली वो इन्हीं एरियाज़ में सेटल होना चाहते थे। वो भी रीज़न मैंने आपको दिया क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास गंगा रिवर है या फिर जो हमारे पास इंडस, मतलब जितनी हमारे पास हिमालयन रिवर्स हैं वो हिमालय से राइज होती हैं। अब जब वो रिवर्स यहाँ से राइज होती है तो उनके आसपास की लैंड क्या होती है, फर्टाइल होती है। ये फर्टाइल लैंड का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये आप क्लास 10 तक पढ़ोगे। फर्टाइल लैंड, रिवर्स के आसपास के एरिया फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे फर्टाइल लैंड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग पॉसिबल हो सकती है। जब क्रॉपिंग ज़्यादा हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, तो जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह रहना चाहते थे। एक तो इरिगेशन भी उनका प्रॉपरली हो सकता था। इरिगेशन, क्योंकि उस समय इरिगेशन के लिए हमारे पास दो ही सोर्स होते थे वाटर के लिए, या तो हमारे पास रेन वाटर होना चाहिए या फिर हमारे पास रिवर वाटर होना चाहिए। तो उनके पास जब रिवर वाटर मिल ही रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेटल होना चाहते थे। तो इसलिए हम देख सकते हैं नॉर्थ के साइड हमें बिग एम्पायर दिख जाएंगे, मतलब बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, रूलर्स जो थे बहुत फेमस, वो भी यहाँ नॉर्थ के साइड ही जनरली सेटल होना चाहते थे। दूसरा हमने फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि द्रविडियन स्टाइल, जो द्रविडियन स्टाइल था वो हमारा साउथ की तरफ था और जो नगार स्टाइल था वो हमारे नॉर्थ की तरफ था। नगार स्टाइल शायद आपकी बुक में मेंशन नहीं है, द्रविडियन स्टाइल के बारे में मेंशन है, जो कि हमारे द्रविडियन स्टाइल जो था वो हमारे साउथ की तरफ लोग जो थे, जो रूलर्स थे तब के समय, चोलास हो गए, पांड्यास हो गए, ये सारे रूलर्स जो थे वो साउथ की तरफ रूल करते थे और ये द्रविडियन स्टाइल को फॉलो करते थे। आई होप टिल हियर देयर इज़ नो डाउट, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो अभी तक आपने पूरे चैप्टर में ये पढ़ लिया कि कैसे करके हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री हमारे पास के बारे में स्टडी हो गई, हिस्ट्री में डेट्स कैसी होती है, BC-AD के फॉर्म में हो गई। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री हमें पढ़नी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। फिर आपने ये भी पढ़ लिया कि कैसे करके जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हिस्ट्री पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अब आप नेक्स्ट उसमें ये पढ़ोगे कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं। तो सोर्सेस ऑफ इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को मेनली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पे। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस क्या होता है, सोर्सेस किसी चीज़ को पता करने के लिए जो हम वेस ढूंढते हैं या किसी चीज़ को हम पता करने के लिए, किसी चीज़ को पता करने के लिए हमें कोई ना कोई, जैसे कोई मीडियम होता है जो हमें उस भी जो भी मटेरियल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, दैट इज़ नोन एज सोर्सेज। तो सोर्सेज को मेनली हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, वन इज लिटरेरी एंड सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल। तो लिटरेली और आर्कियोलॉजिकल, एज द वर्ड सजेस्ट, लिटरेरी सोर्सेस आप समझ सकते हैं कौन से सोर्सेस होते हैं, जो लिखे हुए सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेस कौन से सोर्सेस हो गए, जो कोई हमारे पास रिटन मटेरियल है हमारे पास, वो हमारे लिटरेरी सोर्सेस हो गए। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वो होते हैं जो हमारे पास बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इन सारी चीज़ों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गए। इनके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल नाउ आई थिंक यू हैव नो डाउट रिगार्डिंग टू दिस, यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।